हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। सामान्य हिंदी व्याकरण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला चैप्टर का दूसरा भाग, जो कि है हमारा व्यंजन। इससे पहले के हिंदी के हमारे जितने वीडियो आए हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सामान्य हिंदी के साथ साथ हमारी BS नेगी जी की सीरीज़ और करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसको भी आपने फॉलो करना है। कल हम उत्तराखंड करंट अफेयर का एक और अगला वीडियो देखेंगे, यानी सितंबर 2022 उत्तराखंड का करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे। तो उसको भी आपने लगातार फॉलो करते रहना है, अपने नोट्स बनाते रहें। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। सामान्य हिंदी के भी कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क करेंगे। वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी बिल्कुल फ्री में। PDF के लिए आपको कुछ पे करना होगा। इससे पहले हम उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड संपूर्ण जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। इनके PDF प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनके वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसे चेक जरूर करें आप लोग। ये हिंदी का आप सिलेबस देख सकते हैं। तो इसमें जो पहला हिस्सा आप देख रहे हैं हिंदी भाषा का विकास, ये पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा चैप्टर है हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड, जिसमें स्वर हम समाप्त कर चुके हैं और व्यंजन वाला चैप्टर आज हमने खत्म करना है। और हिंदी साहित्य वाला पोर्शन जो कि आप देख रहे हैं, इसमें जो 23 कवि दिए गए हैं, इनमें से 15 कवियों को हम 5 वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। 15 कवियों के बारे में डिटेल आपको जानकारी दे दी गई है। लिंक आप चेक कर सकते हैं, नीचे दिए गए हैं। लगातार वीडियो फॉलो करते रहें। तो हिंदी व्याकरण की बेसिक जानकारी हम पहले ले चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। वर्ण के 2 प्रकार थे, मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले आता है स्वर और उसके बाद आता है व्यंजन। ये सारी जानकारी आपको दे दी गई थी पहले ही वीडियो में। स्वर हम देखते हैं अ से औह तक, ये मैंने आपको बताया था। फिर इनका अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया था। जबकि व्यंजन हमारे क से स्टार्ट होते हैं, पूरे ज्ञ तक जाते हैं। स्वरों के बारे में बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी थी। स्वरों के टोटल प्रकार वैसे देखेंगे आप, लेखन के आधार पर 13 हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 11 हो जाती है। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार स्वर की संख्या 10 होती है। तो ये सारी जानकारी पिछले वीडियो में आपको दे दी जा चुकी है। अंक और अह, इनको सम्मिलित रूप से हम अयोगवा कहते हैं, पहले ही आपको बताया जा चुका है इस विषय में। पिछले वीडियो में हमने देखा था हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण जो कि लेखन के आधार पर 52 है, जिसमें 13 स्वर बनते हैं, 39 हमारे व्यंजन बनते हैं। जबकि मूल वर्ण यानी उच्चारण के आधार पर अगर वर्णों की संख्या पूछी जाएगी तो वो 44 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 हमारे व्यंजन होते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार वर्णों की संख्या 43 होती है, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 33 हमारे व्यंजन होते हैं। संयुक्त स्वर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में। ए आई ओ औ इनकी संख्या 4 होती है। और व्याकरण के बारे में ये सारी जानकारी, स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया था हमने, जिसमें सबसे पहला था मात्रा या उच्चारण के आधार पर। स्वर के 3 प्रकार थे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ज्यादा जानकारी के लिए आपने पिछला वीडियो देखना है। इसके बाद हमने ओष्ठ की आकृति के आधार पर भी स्वर के प्रकार देखे थे। सबसे पहला वृत्ताकार, उसके बाद अवृत्ताकार। वृत्ताकार को वृत्तमुखी, अवृत्ताकार को आवृत्तमुखी भी कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इनके यहाँ पे। अगला वर्गीकरण स्वर का हमने किया था जीभ की आकृति के आधार पर, जिसमें 3 प्रकार थे, अग्र, पश्च और मध्य। इसके बाद अगला वर्गीकरण हमने देखा था मुखद्वार या तालु की स्थिति के आधार पर। स्वर के प्रकार 4 थे। सबसे पहला विवृत्त, उसके बाद अर्धविवृत्त, उसके बाद संवृत्त और चौथा टाइप था अर्ध संवृत्त। अगला प्रकार जो हमने अगला वर्गीकरण जो हमने स्वर का देखा था वो था अनुनासिकता के आधार पर। सबसे पहला था निर्नुनासिक और उसके बाद अनुनासिक। निर्नुनासिक स्वरों के उच्चारण में जो वायु है केवल मुख से निकलती है, जबकि अनुनासिक स्वरों के उच्चारण करने के लिए हवा जो है मुख के साथ नाक से भी निकलेगी। इसके बाद हमने इनका वर्गीकरण स्थान के आधार पर देखा था। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिक आइडिया मैंने आपको जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो दे दिया है। जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी ज़्यादा डिटेल के आप वाला वीडियो ज़रूर देखें, बहुत बड़े तरीके से हमने समझाया हुआ है। अब देखते हैं व्यंजन के बारे में। स्वर के बारे में बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी कि स्वर क्या है, स्वतंत्र ध्वनियां हैं। लेकिन व्यंजन क्या है? व्यंजन हमारे स्वर की मदद से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन किस स्वर से मिलकर बना है अगर पूछा जाएगा तो वो अ से मिलकर बना होता है। जैसे मैं एक व्यंजन पकड़ता हूं म, तो इसका विच्छेद करूंगा तो म हलंत प्लस अ इसमें छिपा होगा। जैसे मैंने ख पकड़ा
तो ख का जब विच्छेद में करूंगा तो ये बनेगा ख प्लस अ से मिलकर बना होगा, यानी प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर छिपा होता है। इसी वजह से व्यंजन हमारे स्वतंत्र ध्वनियां न होकर स्वरों पर निर्भर ध्वनियां हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। इनके अलग अलग तरीके से हमने इनको वर्गीकृत किया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन, या इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो शुरुआत जब क से हम करते हैं, क से लेकर म तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हमारे 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 बनती है। जैसे कंठ वर्ग जो कि हमारा क वर्ग है उसे कंठी कहते हैं। तो इसमें क, ख, ग, घ, रंग शामिल होते हैं। दूसरा वर्ग है हमारा च वर्ग, जिसे उच्चारण के आधार पर तालव्य वर्ण भी कहते हैं, जिसमें हमारे च, छ, ज, झ और य शामिल होते हैं। इसके बाद तीसरा वर्ग आता है हमारा ट वर्ग, जिसे मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। तो इस वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण। इसके बाद आता है त वर्ग, जिसे दंत्य भी कहते हैं। तो त वर्ग के जो 5 वर्ण हैं वे हैं त, थ, द, ध और न। इसके बाद पांचवा वर्ग हमारा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है प वर्ग, इन्हें ओष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। तो इसमें जो 5 वर्ण शामिल है वे हैं प के बाद फ, ब, भ और म। तो टोटल 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो 5 गुणा 5 आप करेंगे तो 25 व्यंजन हमारे स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। अभी इनका वर्गीकरण और करेंगे, तो उसी के लिए हमने अल्प महा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसमें ईजी कर लेंगे। अगला वर्गीकरण हम देखते हैं जब व्यंजनों का, तो द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं। जो हमने ड और ढ देखा था, अगर इनके नीचे ये वाला बिंदु, जिसे हम ताड़नजात बिंदु कहते हैं, अगर ये बिंदु हम इसमें लगा देते हैं तो ये ड और ढ होकर अड और ढ बन जाते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अभी हमने अंतिम जो वर्ग देखा था स्पर्श व्यंजन में, आप देख रहे हैं ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म। म के बाद हमारे 4 वर्ण आते हैं जो य, र, ल और व, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगले वर्ण जो 4 है हमारे य, र, ल और व, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद जो हमारे श, स, स और ह, श, श और स और ह, इन्हें कहते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसके बाद जो हमारे आते हैं, पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं, स्र, क्ष, त्र और ज्ञ, ये 4 व्यंजन हमारे कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी 2 व्यंजनों के योग से बने हुए व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हम स्र देख रहे हैं, तो स्र मिलकर बना है श और र से मिलकर बना है। एक श, क्षत्रिय वाला क्ष आप देखते हैं, ये क और श से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद जो हमारा त्र हम देख रहे हैं, ये बनता है त और र से मिलकर। इसके बाद जो हमारा ज्यों है, इसे ज्यों न पढ़कर ज्यों पढ़ा जाता है, तो ये जौ और यों से मिलकर बना हुआ है, इनके सम्मिलन उनसे बना हुआ है। अगला वर्गीकरण जो हम व्यंजनों का देखते हैं वो है प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर। इनके भी 2 प्रकार होते हैं, सबसे पहला अल्प प्राण, उसके बाद महाप्राण होता है। तो आपने ध्यान रखना है, स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है, जबकि स्पर्श व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण हमारे महाप्राण होते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ जो हमने बनाया हुआ है, कि इसी को समझने के लिए हमने किया हुआ था, समझने में दिक्कत न हो करके। तो आप ये देखते हैं, जब ये पहला वर्ण हर वर्ग का, ये दूसरा हर वर्ग का तीसरा, ये चौथा वर्ण और 5वां वर्ण। तो आपने याद कैसे करना है, अल्प महा, अल्प महा, अल्प, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अल्प, उसके बाद दूसरा वर्ण हमारा महा होता है, तीसरा हमारा अल्प, चौथा हमारा महा और 5वां होता है अल्प प्राण। यानी अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण, ऐसे करके रिवाइज करें, काफ़ी इजी हो जाएगा। पहले अल्प, दूसरे नंबर पे महा, तीसरे में अल्प, चौथे में महा और 5वें में अल्प। अगर कोई मेरे से यों के बारे में पूछ दे तो प्राणत्व के आधार पर आप इसको बताइए कि ये किस प्रकार का वर्ण है, तो अल्प प्राण आप देख सकते हैं क्योंकि 5वें नंबर पे आता है। ध के बारे में कोई मुझसे पूछेगा तो ये महाप्राण हो जाएगा। छ के बारे में अगर कोई मुझसे पूछेगा तो महाप्राण होगा। ट के बारे में कोई पूछे तो वो अल्प प्राण होगा। तो इस तरीके से आपने इसको ईजी करना है, समझना है, अल्प महा, अल्प महा, अल्प।
इस तरीके से आप याद रखेंगे। इसके अलावा महाप्राण में क्या क्या शामिल होते हैं? सभी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ कौन कौन से थे हमारे? य, र, ल और व। ये चार के चार भी हमारे किस में शामिल होते हैं? महाप्राण में होते हैं। और सभी ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, यानी जो तीनों शौ हमने देखे थे, पहला शौ तालव्य शौ, दूसरा हमारा मूर्धन्य शौ, तीसरा हमारा दंत्य शौ और उसके बाद ह, तो ये चारों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी हमारे किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। तो महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श व्यंजनों के दूसरा और चौथा वर्ण, इसी के साथ सभी अंतस्थ व्यंजन और सभी ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी इसी में शामिल होते हैं। अगला वर्गीकरण हम देखते हैं हमारे व्यंजनों का घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर भी काफ़ी इजी है। यहाँ पर भी हमने स्पर्श व्यंजनों का एग्जाम्पल लेते हुए चलना है। तो सबसे पहले आता है अघोष और उसके बाद आता है सघोष। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, आप इतना ही याद रखें, पहला और दूसरा अघोष में आता है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा, क्योंकि हमने देखा था स्पर्श व्यंजन में टोटल 5 वर्ण थे हर वर्ग में। तो माना मैंने क वर्ग पकड़ा है, तो क वर्ग अगर मैं पकड़ता हूं, क के बाद क्या आता है? ख, ख के बाद ग, उसके बाद घ, उसके बाद ङ, बिंदु यहां पर होगा। तो पहला और दूसरा अगर मेरा अघोष में जाता है, तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये ऑटोमेटिकली कहाँ जाएंगे? सघोष में जाएंगे। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे आप ट वर्ग पकड़ते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ण, तो पहला और दूसरा किस में जाएंगे? अघोष में जाएंगे। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारे सघोष में जाएंगे। इसके साथ और क्या क्या आते हैं अघोष में? जो हमने ऊष्म और संघर्षी में 3 सौ देखे थे, शौ, शौ और सौ, यानी तालव्य शौ, मूर्धन्य शौ और दंत शौ, ये भी अघोष में आते हैं। अब सघोष में कौन कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, सारे स्वर भी इसी में आते हैं। इसी के साथ य, र, ल, व, यानी सभी अंतस्थ व्यंजन भी हमारे सघोष में आते हैं। इसके अलावा ह भी हमारा, यानी जो हमारे ऊष्म और संघर्षी वर्णों में 4 वर्ण थे, उनमें स्टार्टिंग के 3 वर्ण यानी शौ, शौ और सौ वो अघोष थे, जबकि ह हमारा सघोष है। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद कुछ अलग तरीके से इनका वर्गीकरण करते हैं। अर्धस्वर अगर हमसे कोई पूछता है, तो य और वो हमारे अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। य हमारा तालव्य वर्ण कहलाता है। दंत्य में आते हैं र और ल। उसके बाद दंतोष्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, दंतोष्ट में व और फ शामिल होते हैं। र को लुंठित वर्ण भी कहते हैं, ल को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। इसी के साथ महाप्राण के अंतर्गत ऊपर हम पढ़ चुके हैं, सभी अंतस्थ व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाला पोर्शन तालव्य, लुंठित और पार्श्विक और दंतोष्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, विशेष फोकस करें आप इस पे। और इसके बाद ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों के बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में श, श, स और ह आते हैं। तो ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स, ये दंत्य स और ह हमारा कंठ, यानी गले से इसका उच्चारण होता है। और ये सभी क्या है? हमारे महाप्राण। अगर प्राणत्व के आधार पर देखेंगे तो सभी ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हमारे महाप्राण हैं। इसी के साथ स्टार्टिंग के 300 हमारे अघोष के अंतर्गत है, यानी शौ, शौ और सौ, और ह हमारा किस में जाता है? सघोष में जाता है। ऊपर हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। अगला आता है संयुक्त व्यंजन, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो जैसे संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी, संयुक्त स्वर कौन कौन से थे? ए, ऐ, ओ, औ। तो उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे? सबसे पहले आता है क्ष, उसके बाद त्र, उसके बाद ज्य, उसके बाद स्र। तो क्ष कैसे बनता है? क और श के मिलने से, यानी मूर्धन्य स। त्र हमारा बनता है त और र के मिलने से, तो पहला वाला वर्ण इसमें सब में अलंत होगा, ये ध्यान देंगे। ज्यों कैसे बनता है? ज और यों के मिलने से। श्र कैसे बनता है? स और र के मिलने से। जिस प्रकार हमने स्वरों को उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा था, उसी प्रकार हम व्यंजनों को भी ऐसे ही बांटेंगे। तो आपने विशेष रूप से ध्यान देना है इन पर। तो सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। तो क, ट, त और प, ये 4 वर्गों के स्टार्टिंग के 4 वर्ण, जैसे क वर्ग की बात करें तो क के बाद ख, उसके बाद ग, उसके बाद घ। तो स्टार्टिंग के 4 वर्ण हमारे क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे।
तो इसके अलावा जो चौ वर्ग है वो कहाँ जाएगा, तो वो आता है हमारा स्पर्श संघर्षी के अंदर। आप देख सकते हैं चौ वर्ग के पहले 4 वर्ण। तो स्पर्श व्यंजनों में तो हमने 5 वर्ण 5 वर्ग देखे थे, तो पांचवें वर्ण सभी के कहाँ जा रहे हैं, तो पांचवें वर्ण सभी के जाते हैं नासिक के अंदर। वही हमने लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, यानी क वर्ग का 5वां वर्ण होता है ङ, ट वर्ग का 5वां वर्ण है हमारा य, तो वर्ग का हमारा 5वां वर्ण है ण, प वर्ग इसी प्रकार जैसे चौ वर्ग का है हमारा य, उसके बाद ट का है ण, और तो का बनता है न, और प का म। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, अभी हमने देखा था, यहां से आप थोड़ा इजीली समझ पाएंगे इनको। तो क वर्ग के 4 स्टार्टिंग के 4, ट वर्ग के स्टार्टिंग के 4, तो के भी स्टार्टिंग के 4 वर्ण, और प के भी स्टार्टिंग के 4 वर्ण, ये किस में आते हैं, इनको हम स्पर्श में शामिल करते हैं उच्चारण के आधार पर। अभी चौ वर्ग के जो स्टार्टिंग के 4 आपको दिखते हैं, इन्हें हम स्पर्श संघर्षी भी ऐड कर देते हैं इनमें। अभी सभी के 5 वर्ण कहाँ जा रहे हैं, ये पांचवें वर्ण, जैसे क का ङ हो गया, चौ वर्ग का हमारा यो हो गया, ट वर्ग का हमारा ण, तो वर्ग का हमारा न, और प वर्ग का म। तो इन पांचों को सम्मिलित रूप से नासिक के कहते हैं, यानी इनके उच्चारण के लिए मुख के साथ साथ नाक से भी आवाज आवश्यक है। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, जैसे नौ है हमारा, अगर मैं नाक बंद कर दूं तो नौ का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। तो हवा मुख के साथ साथ नाक से आनी भी अति आवश्यक होती है नासिक व्यंजनों में। इसके अलावा और किस किस प्रकार से हमने इनको बांटा हुआ है वही देख लेते हैं हम। तो स्पर्श व्यंजन हुआ, संघर्षी हमारा हो चुका है, संघर्षी में हमारे सौ और हो आते हैं। स्पर्श संघर्षी में चौ वर्ग के स्टार्टिंग के 4 वर्ण, नासिक में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद य और वो हमारे संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं और इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। और र हमारा लुंठित और प्रकंपित के अंतर्गत आता है, और ल हमारा पार्श्विक के अंतर्गत आता है। इसी के साथ वर्णमाला वाला चैप्टर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेशन भी पिछले वीडियोस की तरह आपको सब पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। तो अगला चैप्टर जो हम देखने वाले हैं, तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ उससे पहले। हिंदी साहित्य के जो 23 कवि दिए हैं, इन 23 कवियों में से 15 कवि मैं समाप्त कर चुका हूँ 5 वीडियोज़ में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें चेक ज़रूर करें आप लोग। और इसी के साथ हिंदी भाषा का जो विकास वाला ये पोर्शन है, ये पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। लिपि और वर्णमाला वाला पोर्शन हमारा समाप्त हो चुका है। अगला लेक्चर हम देखने वाले हैं शब्द संरचना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के चलिए। इस चैप्टर से मिनिमम 5 सवाल और मैक्सिमम 10 सवाल भी हमारे आ सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। अब वो कैसे आएंगे, किस प्रकार आएंगे, वो अगले लेक्चर में आपको समझाया जाएगा। कल का लेक्चर मैं आपको बताता हूँ उत्तराखंड का करंट अफेयर देखेंगे हम। सोमवार को हम BS नेगी जी की पुस्तक का अगला लेक्चर देखेंगे। मंगलवार के दिन हम हिंदी की क्लास देखने वाले हैं, जिसमें शब्द के बारे में देखेंगे। बाकी जानकारी आपको दे दी जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें आप लोग। और बाकी उत्तराखंड का इतिहास, संपूर्ण जिला स्तरीय परीक्षावाणी, इनके नोट्स प्राप्त करने के लिए, सामान्य हिंदी के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो हमेशा फ्री रहेंगी, वीडियो लगातार आएंगी, रोज एक वीडियो जरूर आएगी, लगातार फॉलो करना है। पुरानी वीडियो देखिए, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना है आपने, और हो सके तो कमेंट भी करें, कमेंट में बताएं हमें आपको वीडियो कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।